नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है जांच से पहले इजाजत, राजभवन की ताकत। यूनिवर्सिटी के अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जांच पर राज्यपाल की अनुमति जरूरी होगी। ये कहीं संवैधानिक निगरानी या सत्ता संतुलन पर नई लकीर तो नहीं, क्योंकि ऐसा आदेश न तो पहले कभी लागू हुआ है और न कभी जरूरत महसूस की गई। ऐसे में छत्तीसगढ़ के शासकीय विश्वविद्यालयों में व्यवस्था में हाल में ही लिया गया फैसला सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि राज्य की संवैधानिक संरचना, संघीय संतुलन और सत्ता के बंटवारे को लेकर कई गंभीर सवाल भी हैं। लोक भवन से जारी आदेश के मुताबिक अब राज्य में किसी भी शासकीय विश्वविद्यालय में किसी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। इतना ही नहीं, जांच पूरी होने के बाद अंतिम निर्णय के लिए भी कुलाधिपति यानी राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी होगी। आखिर ऐसा फैसला क्यों? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ में विश्वविद्यालयों की जांच व्यवस्था में ऐसा बदलाव जिसने सियासत को गरमा दिया है। सवाल ये नहीं कि जांच हो या नहीं, सवाल ये है कि जांच की चाबी किसके हाथ में होगी। दरअसल लोक भवन से जारी आदेश के मुताबिक अब प्रदेश के सरकारी विश्वविद्यालयों में किसी भी अधिकारी, शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ जांच शुरू करने से पहले राज्यपाल की अनुमति जरूरी होगी। यही नहीं, जांच पूरी होने के बाद अंतिम फैसला भी कुलाधिपति यानी राज्यपाल की इजाजत से ही होगा। यानी नीति सरकार बनाए, लेकिन जांच पर आखिरी मोहर राजभवन की होगी। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब कई विश्वविद्यालयों में पहले से ही विभागीय जांच चल रही है। इस मसले पर सियासत भी शुरू हो गई। पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू ने कहा कि महामहिम राजनीति कर रहे हैं, सरकार के कामों में हस्तक्षेप हो रहा है और विधेयक अटके हैं। सरकार को अब जरूरत नहीं पड़ रही है, अब सीधा राज्यपाल महोदय जी इन कामों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। बेहतर होता कि बहुत सारे विधेयक आज उनके दस्तखत के लिए पड़े हुए हैं। पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण की फाइल आज 3 साल से वो दबा के बैठे हैं, तो उसको दस्तखत करने की फुर्सत नहीं मिल रही है महामहिम महोदय जी को। कांग्रेस जहां इसे सीधे सीधे सरकार के अधिकारों में दखल बता रही है, तो वहीं सरकार का कहना है कि राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं। ऐसे में ये फैसला उनके संवैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है। देखिए, अनेक बार प्रशासनिक निर्णय होते हैं, राज्यपाल महोदय कुलाधिपति होते हैं, इस नाते विश्वविद्यालयों के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। उन्होंने अपने विवेक से, प्रशासनिक दृष्टि से ये निर्णय लिया होगा। अब असली सवाल यही है कि क्या ये व्यवस्था जवाबदेही बढ़ाने का तरीका है या फिर सरकार की जांच पर संवैधानिक ब्रेक लगाने की कोशिश। मसला कुछ भी हो, लेकिन इससे अधिकारों को लेकर टकराव जरूर पड़ेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि जांच से पहले इजाजत अब राजभवन की ताकत बन गई है। मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में ये फैसला छत्तीसगढ़ की सियासत का नया मुद्दा बन सकता है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। अब तक विश्वविद्यालय में कुलपति स्तर तक के मामलों को राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में माना जाता था, जबकि कुलपति से नीचे के अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों से जुड़े मामलों में राज्य सरकार और उच्च शिक्षा विभाग को निर्णय लेने का अधिकार था। नई व्यवस्था में यह संतुलन पूरी तरह से बदल गया। कुल सचिव या प्रभारी कुल सचिव को छोड़कर लगभग सभी स्तरों पर अब जांच शुरू करने से पहले राजभवन की अनुमति अनिवार्य होगी। यह बदलाव प्रशासनिक प्रक्रिया को केंद्रीकृत करता है, लेकिन सवाल यह कि क्या इससे जवाबदेही मजबूत होगी या निर्णय प्रक्रिया धीमी या फिर और जटिल हो जाएगी। क्या चल रही जांचें प्रभावित होगी? प्रदेश के कई शासकीय विश्वविद्यालयों में फिलहाल गंभीर विभागीय जांचें चल रही हैं। छत्तीसगढ़ कृषि विश्वविद्यालय का बहुचर्चित बीज घोटाला, बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में कथित भ्रष्टाचार और आदर्श महाविद्यालय लोहारकोट में जेम पोर्टल के जरिए करोड़ों की खरीदी जैसे कई मामले पहले से जांच के दायरे में हैं। नए आदेश के बाद यह आशंका स्वाभाविक है कि इन मामलों में गति प्रभावित होगी। अगर हर जांच के लिए राजभवन से अनुमति और फिर अंतिम निर्णय के लिए भी स्वीकृति जरूरी होगी, तो क्या इससे फैसले देरी से नहीं होंगे? और अगर देरी होती तो क्या जवाबदेही कमजोर नहीं पड़ेगी? इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आई है, लेकिन उस पर चर्चा हम बहस के दौरान करेंगे। चलिए हम अपनी बहस की शुरुआत करते हैं बंसल से कुछ सवालों के साथ। पहला सवाल, क्या अब राजभवन के पास सरकार की जांच पर वीटो का अधिकार है? दूसरा सवाल, जांच से पहले अनुमति क्या जांच को कमजोर नहीं करेगी? तीसरा सवाल, क्या आने वाले समय में यह फैसला कोर्ट की दहलीज तक जाएगा?
मेहमानों से मिलूंगा। उज्ज्वल दीपक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। अभय नारायण जी मेरे साथ जुड़े हैं बिलासपुर से। अभय नारायण जी बहुत स्वागत करता हूं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। प्रकाश अधोता साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं उज्ज्वल दीपक साहब के पास चलता हूं। उज्ज्वल जी, लोक भवन को ऐसे आदेश जारी करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्या यह आदेश भ्रष्टाचार पर लगाम है या राज्य सरकार के अधिकारों पर राजभवन या जिसे हम अब लोक भवन कहते हैं उसका वीटो? आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, एक जो गंभीर सवाल है जो पिछले कई दिनों से गलियारों में गूंज रहा है छत्तीसगढ़ में, क्या कहीं ये असम में आने वाले चुनाव के समय, जो चुनाव होने हैं अभी, कहीं अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट करने की तैयारी तो नहीं है अभी से राज्यपाल की? जी उज्ज्वल जी। आदित्य जी, मुझे लगता है दिस टू मच विच इज बीइंग रेड, बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है लाइनों के बीच में। एक रूटीन आदेश है ये। महामहिम राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं सारे विश्वविद्यालयों के राज्यों में, और विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत उनके पास सारे अधिकार रहते हैं। मामला ये हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी विश्वविद्यालय में एक मामला हुआ, तो वहाँ की कार्य परिषद ने वो जो मुद्दा था उसे माननीय महामहिम राज्यपाल जी को लोक भवन में भेज दिया। और जब ये देखा गया कि अगर ऐसा कोई निर्णय एक विश्वविद्यालय भेज रहा है तो सारे विश्वविद्यालयों में भी प्रक्रिया चालू की जा सकती है। उसी तरह रूटीन आदेश है और महामहिम राज्यपाल के पास सारे संवैधानिक अधिकार हैं ये जारी करने के लिए। विश्वविद्यालय की रोजमर्रा की कार्यप्रणाली में राज्य शासन वैसे भी बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। ये लोक भवन और यूनिवर्सिटी के बीच का मामला है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई राजनीति वाली बात है। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि यह सवाल पूछा भी जाना चाहिए संवैधानिक पद पर बैठे एक जिम्मेदार पद के लिए। अभय जी, ऐसे फैसले पर आपकी आपत्ति क्या है भाई? क्या आपको लगता है यह फैसला राज्य सरकार को कमजोर और लोक भवन या राजभवन जिसे हम कहते हैं उसको अत्यधिक शक्तिशाली बनाएगा? और दूसरी बात, अगर यह आदेश जारी भी हुआ है तो इससे कांग्रेस पार्टी को क्या दिक्कत है? अभय जी। आदित्य जी, राजभवन का नाम लोक भवन किया गया, लेकिन राज्यपाल महोदय ने आदेश जारी करके कह दिया कि नहीं, ये राजभवन ही रहेगा, राज तो हमारा ही चलेगा, हम कुलाधिपति। 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे राज्यपाल रहे, कभी आवश्यकता नहीं पड़ी इस आदेश की। इस 2 साल के विष्णुदेव साह सरकार में ही क्यों पड़ गई आवश्यकता, ये सोचने का विषय है। और कुलाधिपति को पावर होते हैं, कुलाधिपति तो हैं वो, लेकिन वे एक संवैधानिक दायरे में, जिस तरह छत्तीसगढ़ सरकार और राजभवन को बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन सरकार के अधिकारों का कहीं हनन नहीं किया जाता। उसके ऊपर है जो संवैधानिक प्रक्रिया है, विधानसभा में राज्य सरकार की ओर से वो पढ़ते हैं, भाषण देते हैं, उस पर बहसें होती हैं, समय समय पर मुख्यमंत्री उनसे मिलकर हालात भी बताने जाते हैं, चर्चा करने भी जाते हैं, और लोग भी जाते हैं। लेकिन डेका जी जब से आए हैं, राजभवन और राज्यपाल पे सीधे टिप्पणी करते हुए नहीं कहा, जब से ये आए हैं तब से एक नई परंपरा चली छत्तीसगढ़ में, जिसकी चर्चा समाप्त नहीं होती, दूसरी चर्चा आ गई। जिस जिले में जाते हैं वहां प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेते हैं, और केवल बैठक तक सीमित नहीं है, बकायदा रिपोर्ट पेश होती है और ये आदेश देते हैं वहां पे, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये परंपरा अभी चली रही थी, उस पर चर्चा चली रही थी कि आज ऐसा कौन सा मामला आ गया, किसकी चिंता आ गई, कौन ऐसा व्यक्ति फंस तो अभय जी, आप क्या चाहते हैं? रबर स्टैम्प टाइप के रहे क्या गवर्नर? क्या चाहते हैं बताइए? आप खुद ही बोलते हैं कि भाई जो पद है कम से कम वही, सीधे तौर पर संवैधानिक प्रमुख तो है ना राज्य के। गवर्नर अपना काम करेंगे, गवर्नर का काम है वो गवर्नर करेंगे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस के और विपक्षियों के शासन में जाके हस्तक्षेप करते थे, वो तो यहाँ चालू कर दिए। ममता बनर्जी के यहाँ हस्तक्षेप हुआ राज्यपालों का। छत्तीसगढ़ में हमारे विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा से भेजा था विधेयक, आरक्षण का बिल पड़ा हुआ है। उसकी चिंता राजभवन को नहीं है, जो सैकड़ों बिल वहां रोक के रखे गए हैं, उनको न राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है, न वापस किया जा रहा है, और सरकार कैसे चल रही है इसकी चिंता है। ये मुझे लगता है कि एक तो हाईकमान चला रहा था सरकार को, अब राजभवन से भी सरकार चलने की स्थिति बनने जा रही है, और मंत्रियों मुख्यमंत्रियों में तो कौन चला रहा है, इसी प्रकार की बयानबाजी करके बेचारी आपने
जो अपने आप पुरानी राज्यपाल थी उसको कटघरे में आप लोगों ने खड़ा कर दिया था, यहां से हटना पड़ गया बेचारी को। जी होता साहब, कुलाधिपति राज्यपाल हैं तो यूनिवर्सिटी में जांच से लेकर कार्रवाई तक में उनका कंसर्न क्यों नहीं होना चाहिए? सिर्फ कुलपति ही क्यों, यूनिवर्सिटी के अधिकारी कर्मचारियों के भी तो संरक्षक हुए ना। तो फिर आदेश का क्या आपको लग रहा है कोई हिडन पहलू भी है जो सामने नहीं आ पा रहा है? देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे तो 2-3 बातें आते हैं। पहली बात, क्या उच्च शिक्षा विभाग के सचिव का काम खत्म हो गया? कानून मंत्री जिस हिसाब से व्याख्या करते हैं, कहते हैं वो कुलपति है, कुलाधिपति है और उनके पास विशेष अधिकार है। सवाल उठता है, अगर विशेष अधिकार है, छत्तीसगढ़ में 4 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है, उसका संज्ञान कोई क्यों नहीं लिया? सरकारी यूनिवर्सिटी कुशाभाऊ ठाकरे में 5 साल से पीएचडी नहीं निकला, कोई क्यों उस पर कंग्रेचुलेशन नहीं लेता? छत्तीसगढ़ राजभवन अपने आप पे एक अलग रास्ता में चलती है। मुझे याद है केडीपी राव उच्च शिक्षा सचिव हुआ करते थे, प्रमुख सचिव हुआ करते थे। उन्होंने जितने भी कुलपति हैं उनको चिट्ठी लिखा कि आपको जो पैसा मिला था राज्य सरकार से, कितना खर्चा हुआ उसका ब्यौरा दीजिए और कितना बचा है। उस वक्त के राज्यपाल, जो उस वक्त राज्यपाल थे, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई ये कुलपति हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, इनको इस तरह से आप सवाल जवाब नहीं कर सकते। अगर सवाल जवाब नहीं कर सकते, राज्य सरकार ने कुलपतियों को क्यों हटा देता है? इरेगुलरिटीज क्यों होती है? अगर सुंदरलाल यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी डिग्री देने की बात आई थी, किसको दिए? और अगर उसमें अनियमितता थी या कोई कानून से बाहर था तो उसका सलाह कौन दिया? दरअसल सवाल उठता है, राज्यपाल को इस तरह की एडवाइस दे कौन रहा है? राज्यपाल अपने मन से नहीं किए होंगे। वैसे भी छत्तीसगढ़ के राजभवन में पुरानी परिपाटी है। कोई बताएगा क्या कि जब राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति आई थी तो छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध व्यक्ति करके किन किन लोगों को मिलवाया गया राष्ट्रपति जी से? उस लिस्ट का खुलासा कोई करेगा? कोई बताएगा? अगर कोई और व्यक्ति इस पे हिडन एजेंडा के तहत काम कर रहा है और सरकार की छवि को वो धक्का पहुंचाने की काम कर रहा है, तो सरकार भी इसको संज्ञान पे लेना चाहिए। राज्यपाल हमारे गाइड करने के बिल्कुल व्यक्ति हैं, वो हमको दिशा निर्देश देंगे। रोजमर्रा के अधिकारी का काम करने के लिए राज्यपाल नहीं है। वो कब होंगे? जब 355 और 356 लगेगा। ना प्रदेश में भी 355 लगा, ना 356 लगा। राज्यपाल सरकार को, मुख्यमंत्री को बुला के बोलना चाहिए, ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं हो रही है? ये कौन एडवाइस दे रहा है कि हर फाइल आप राज्यपाल के पास जाए? और अगर राज्यपाल के पास जाए तो एक सवाल उठता है, कुशाभाऊ ठाकरे जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी में 20 साल के तजुर्बा वाले को वाइस चांसलर बनाया जाना था। क्या ऐसा हुआ कि 10 साल वाले को आपने यूनिवर्सिटी बना दिया? वाइस चांसलर बनाने की बात कही। यूजीसी कहता है कि ट्रेड से जो आदमी आएंगे, जो उस विभाग से आएंगे, जरूरी नहीं है उस एकेडमिक हो, ऐसे व्यक्ति को समाज से उठा के केंद्र सरकार कहती है हमको वाइस चांसलर बनाना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर संविधान, उसके कानून को संशोधन किया जाता है, इसके पीछे कौन है? कौन कर रहा है? विष्णुदेव साय जी के सरकार पर यह उंगली उठाने का मौका कौन दे रहा है और इसके पीछे का साजिश कौन है? आदित्य जी, दिशा निर्देश देने का काम है उनका, लेकिन दिशा वो तय नहीं करेंगे। उज्जवल जी, आपके डिप्टी सीएम, प्रदेश के डिप्टी सीएम हमारे अरुण साहू जी, उनका साफ तौर पर एक बयान है जो बड़ा डिप्लोमेटिक टाइप का है। राज्यपाल ने विवेक से निर्णय लिया होगा, वो विश्वविद्यालय के प्रशासनिक प्रमुख हैं। आपको क्या लगता है, विवेक का यह प्रयोग संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने के लिए या फिर एक नई शक्ति रेखा खींचने की कोशिश? जी उज्जवल जी। आदित्य जी, मैंने पहले भी कहा कि इस मामले में बेवजह के ऐसे ये आरोप लग रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई निर्णय है जिस पर आप राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों को चुनौती दे सकते हैं। क्या उन्होंने अपने संवैधानिक शक्तियों से परे जाके कुछ काम किया? क्या ऐसा कुछ हुआ है जो लिखा नहीं है, जो अधिनियम में नहीं है? 15 विश्वविद्यालयों के जो छत्तीसगढ़ में हैं, सरकारी विश्वविद्यालय, उनके कुलाधिपति हैं। अगर वो उन्हें मैनेज नहीं करेंगे, उन्हें एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, तो और क्या करेंगे?
उनका काम है, ये उनका दायित्व है। कुलाधिपति के पद पर रहते हुए सारे विश्वविद्यालयों में पारदर्शी तरीके से किसी को बेवजह तंग ना किया जाए, और कुलपति जो है और बाकी अधिकारी हैं, उनका जो समय है वो शिक्षा एकेडमिक्स पे ज़्यादा बीते, ना कि प्रशासनिक दस्तावेजों में और जांच की कार्रवाइयों में। कार्य परिषद भी जो है उसका काम सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता, वहाँ की अकादमिक गुणवत्ता, छात्रों का लाभ, छात्रों का हित, वो होना चाहिए। बेवजह के प्रशासनिक उलझनों में फंसाकर उन्हें अकादमिक कार्यों में कम समय मिल पाता है। और महामहिम राज्यपाल जी ने अगर फैसला लिया है तो विवेक से ही तो लेंगे फैसला, और कहां से लेंगे? स्वविवेक है उनका। उन्हें लगा कि अगर एक सवाल विश्वविद्यालय होता से साहब भी उठा रहे हैं कि कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय में अब तक महादेव कावरे ही सब कुछ है, क्या एक कुलपति नहीं मिल रहा है? ये तो काम उनका है ना कि कोई यूनिवर्सिटी कुलपति विहीन न रहे, कुलपति तक की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हो क्या रहा है? कौन सा विवेक? आदित्य जी, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल के जितने दायित्व हैं उनमें से ये एक दायित्व है। अगर उसमें नहीं हो पा रहा तो उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, पर क्योंकि ये नहीं हो पा रहा है तो वो भी ना करे, ऐसा कहीं नहीं होता, किसी संस्थान में नहीं होता। प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर प्रथम नागरिक है प्रदेश के। चांसलर नहीं है क्या? एक नहीं, एक से अधिक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर नहीं है। ये कौन रोक रहा है? ये जो विभेद सृष्टि हो रहा है राजभवन और सरकार के बीच में, ये बीच का आदमी कौन है जो खेल रहा है? सवाल यही कह रहे हैं, संशय इसी बात की हो रही है। इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है कि अगर वाइस चांसलर की नियुक्तियां अभी तक नहीं हो पा रही है तो आपने आवेदन मंगवा लिए, आवेदन आ गया, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो इसकी जवाबदारी किसकी है? उच्च शिक्षा विभाग की तो नहीं है कि है? अगर है, वो क्यों काम नहीं कर रहा है? और इसीलिए क्या राज्यपाल अपने हाथों पे सारे ताकत को, सारी क्षमता को ले लिए कि उनको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी में जो चीजें हो रहे हैं सही नहीं हो पा रहे? देखिए, ये क्षमता, ये ताकत, ये अधिकार उनको ऑलरेडी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं प्रकाश जी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ये क्षमताएं, ये ताकत संविधान उनको देता है, सिर्फ उसका उपयोग किया जा रहा है जो पहले नहीं होता था। अभय जी, इतनी दिक्कत क्यों? अभय जी, आपकी पार्टी कह रही कि सरकार के कामों में राज्यपाल हस्तक्षेप कर रहे हैं, ऐसा आपकी पार्टी कह रही। क्या कांग्रेस इस मुद्दे को राज्यपाल बनाम सरकार की लड़ाई बनाना चाहती? क्योंकि अभी तो लोक भवन और सरकार में अच्छा तालमेल दिख रहा है। अभय जी, फिर आप शक के बीच क्यों बो रहे हैं अभय जी बैठे बैठे वहां से? आदित्य जी, अभी होता जी ने पूछा कि विश्वविद्यालय में कुलपति क्यों नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, ये पहली सरकार में देख रहा हूँ कि एसपी रिटायर हो गए, नए एसपी की नियुक्ति नहीं हुई, आईजी रिटायर हो गए, नई आईजी की नियुक्ति नहीं हुई। कौन सा समन्वय है? किसके साथ समन्वय है? एक ही जिले में 4 एडिशनल कलेक्टर पोस्ट कर दिए गए, किसका समन्वय है? लेकिन सवाल अभी विश्वविद्यालय पे हो रहा है, कौन सा ऐसा भ्रष्टाचार था जो उजागर होने वाला था, जिसको रोकना आवश्यक था, सरकार नहीं रोक रही थी और राज्यपाल महोदय को रोकने आना पड़ा? कांग्रेस का सवाल तो ये है। और यूनिवर्सिटियों में कुलपति होते एकेडमिक, लेकिन जो कुलसचिव बैठाए जाते थे, परंपरा थी, वो प्रशासनिक बैठाए जाते थे। राज्य सरकार के अधिकारी हों, एकेडमी से भी आए, लेकिन प्रशासनिक लोग। अभी तो एक विशेष शाखा से निकल के आने वाले लोग, एक विचारधारा के लोग, वो प्रशासनिक है कि नहीं है? नागपुर का सर्टिफिकेट है तो उनको बैठा दो, ये सीधा आरोप है। तो डेका जी ने जो अभी किया, माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने, ये बहुत बड़ी चीज है, इस पे बात होनी चाहिए। मैं बंसल न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस चर्चा को छेड़ा, जनता तक ले गए कि आखिर कौन सी शक्तियां इस प्रदेश को चला रही हैं। लोक भवन की, दिल्ली भवन की, सीएम भवन की, कहां से सरकार चल रही है, यही तो जनता जानना चाहती है। ठीक है, साहब, क्या ये आदेश संस्थागत संतुलन बनाएगा या संस्थागत टकराव और बढ़ाएगा? क्योंकि दूसरी बात, इस आदेश के बाद जो जांच चल रही है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? वो रुकेगी या आपको लगता है जारी रह पाएगी? होता साहब, देखिए, इस तरह के आदेश जब होता है ना, लोग उसके ग्रे एरिया को पढ़ते हैं। अभी हमने देखा आबकारी मामले में जो अधिकारी थे उनका गिरफ्तारी होनी थी, नहीं हो पाई। वो संस्थागत जो प्रक्रिया, सिस्टम जो है, सिस्टम पे जब चलते हैं आप, उसी का फायदा उठाते हैं। अब अलग अलग जब रहेंगे, कल कोई जाके बोलेगा राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल से, क्योंकि राजभवन से परमिशन नहीं ली गई थी, इसीलिए मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल उठता है कि जिस तरह से चीजें बनते हैं, महामहिम राज्यपाल के दरवाजे तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, लेकिन विधायक तक
अपने जनप्रतिनिधि तक आदमी पहुंच सकता है। तो जो इसका हीट होगा वो अधिकारी कोई नहीं झेलेगा, वो विधायक झेलेगा, सरकार की बदनामी करने की कोशिश होगी। लेकिन जब कार्रवाई की बात आएगी तो कार्रवाई प्रक्रिया में ऐसे उलझा दिया जाएगा कि उसका कोई रिजल्ट मुझे नहीं लगता मिल पाएगा। और ये कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे सरकार को उलझाने की ये एक तरफ की साजिश है, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि हमने पिछले बार भी देखा था कि एक ऑडिट हुआ था, सीएजी ने ऑडिट किया, वो ऑडिट का रिपोर्ट आज तक बाहर नहीं आ पाया। ऐसा क्यों? और इस तरह के कई बातें उठते हैं जो भ्रम की स्थिति निर्मित करती है। संवैधानिक अगर प्रदेश के मुखिया अगर विष्णुदेव साय है तो संविधान के मुखिया कौन है? रमन डेका जी है, राज्यपाल जी है। दोनों के बीच में बेहतर तालमेल होगी तभी काम हो पाएगा। पिछले सरकार में जो दो लोग बैठे थे दोनों के बीच में बेहतर तालमेल नहीं था। हर 3 महीने में एक बैठक होनी थी, वो नहीं हो पा रही थी, कई बातें उठते थे और उसका लाभ क्या अधिकारी लिए? उसी का परिणाम रहा कि पिछले सरकार में जो गड़बड़ियां हुई। तो इस तरह के बातों को हम क्यों मौका दें किसी को? ठीक है उज्जवल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी मानती कि नीति सरकार बनाए और नियंत्रण राजभवन करे? यह मॉडल सही है क्या? और दूसरी बात, विश्वविद्यालय प्रशासन में अब तक जो शासन का हस्तक्षेप रहा है उसमें आगे किसी तरह का बदलाव आप देख रहे हैं? सरकार को इस आदेश पर आपत्ति जताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी? उज्जवल जी। आदित्य जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़े भाई अभय नारायण जी कह रहे थे कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सरकार चला रही है। थोड़ा मैं उनका ज्ञान चक्षुवर्धन करना चाहूँगा। इस शक्ति को कहते हैं लोकतंत्र की शक्ति, जनता के वोट की शक्ति। जो सरकार चुनती है, जिस जनता ने वो शक्ति आपसे छीन के हमको दे दिया है जी, वही शक्ति सरकार चला रही। जनता की लोकतंत्र की शक्ति, जनता के वोट की शक्ति हमारी सरकार चला रही है। और सुनने की क्षमता रखिए, जब मैं बोलूं सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि आप जब बोल रहे थे आप कुछ भी बोले जा रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था। लास्ट वर्जन है अभय जी, प्लीज अभय जी सुन लेते हैं, मैं आपको समय दूंगा। जी जी प्लीज जी। दूसरा, आप कह रहे थे कि राज्य शासन क्या नहीं, राज्यपाल महामहिम राज्यपाल जी का लोक भवन से यह आदेश जारी करना उनका अधिकार है, संवैधानिक कर्तव्य है। और इस विषय पर राज्य शासन को मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति होगी। ठीक, अबे जी, अगर लोक भवन की तरफ से ये आदेश जारी हुआ है तो दिक्कत क्या है? क्या आपको लगता है कि आदेश बीज घोटाला अन्य मामलों को दबाने का रास्ता खोलेगा या फिर इस आदेश से जांच का दायरा ज्यादा सख्त हो जाएगा, ये आपको लगता है? अभय जी। आदित्य जी, महामहिम के ऊपर कोई टिप्पणी करना अनावश्यक बातें होंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। मैं उज्जवल दीपक जी की बात से सहमत हूँ कि संविधान का मुखिया होता है, अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा आदित्य जी, सबको मालूम है। निर्वाचित सदन विधानसभा, पूरी कांग्रेस पार्टी का नेता मुख्यमंत्री, कितने कांग्रेस कमेटी चल रही है प्रदेश में, यही जानते हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं मान रही बिलासपुर में अलग, सरगुजा में अलग, प्रदेश में अलग। फिर भाजपा वो तो दिख रहा है। बिलासपुर में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। सही बोल रहे हैं भाई। तोखम राव जी का चल रहा है कि अरुण साहब जी का चल रहा है कि अमर अग्रवाल जी का चल रहा है कि धर्मजीत जी का चल रहा है। अलग अलग कारण निर्माण कर रहे हैं। अभय जी क्लोज करेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण साहु जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। पर दीपक बैच कौन है? भूपेश बघेल कौन है? छोटा सा जवाब, लास्ट सवाल था होता साहब, क्या सरकार को राज्यपाल के आदेश पर आपत्ति जताने की जरूरत आप महसूस करें? क्या ये आदेश वास्तव में संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन का हिस्सा या फिर निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में दखल? और अगर वाकई में दखल है तो इसके दूरगामी परिणाम आप क्या देखते हैं? छोटा सा जवाब। नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें सरकार को कोई आपत्ति सार्वजनिक करनी चाहिए। और अगर इस तरह का आदेश जारी हुआ है तो निश्चित रूप से वो सरकार से भी सलाह किए होंगे और तभी जारी किए होंगे। ऐसा नहीं है राज्यपाल अपने मन से कोई चीज जारी किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, इस तरह का आदेश जारी होने के बाद जो सवाल सरकार के ऊपर लोग उठाते थे, क्या वो राजभवन के ऊपर उठाएंगे? नहीं उठाएंगे। लेकिन अब राजभवन के ऊपर उत्तरदायित्व बढ़ जाता है, जो बोझ है वो बढ़ जाता है कि इस आदेश जारी करने के बाद कार्रवाई के लिए भी वो त्वरित हिसाब से काम करे और लोगों के सामने जाकर इस आदेश के परिपालन में वो किस किस के ऊपर कार्रवाई किए हैं उसका भी खुलासा करे। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। राज्यपाल मार्गदर्शक होते हैं, सरकार नहीं। संविधान ने यही लिखा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं।
जब सलाह आदेश बन जाए और निगरानी हुक्म, तो समझ लीजिए साहब ये संतुलन नहीं, बिना वोट के सत्ता है और कुछ भी नहीं। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।